रियल और अपेरेंट वेट का टॉपिक एज सच एमडीकैट में इंक्लूडेड नहीं है। मैंने उसको कहा था कि 4 एक्सप्रेशंस हैं, उसको पढ़ लीजिए। जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है विद सम एक्सेलरेशन ए, लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है विद सम एक्सेलरेशन ए, ठीक है। और जब लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है इस तरीके से, मतलब उसके 4 एक्सप्रेशंस हैं, उनको देख लें, ठीक है। कोई इशू हो तो डिस्कस कर लें। वैसे वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, अदरवाइज वो फिर बात दूर निकल जाती है। फिर ये बताना पड़ेगा जी वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू द शेप ऑफ द अर्थ, पोल पे जी की वैल्यू, इक्वेटर पे जी की वैल्यू, जी की वैल्यू विद स्पिनिंग, ये सारी आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें हैं। तो अक्सर बच्चों ने मुझसे वो डिस्कस किया था कि पास पेपर में एक जो क्वेश्चन आया हुआ था 3/4 ऑफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, इस तरह का कोई क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो जिसका g/4 आंसर है, उसका सोल्यूशन वो उसी से होता है। तो 4 एक्सप्रेशंस हैं जिनको आप लोगों ने याद रखना है बस। तो एज सच वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। मसला हो तो डिस्कस कर लीजिएगा, इसलिए हम उसे डिस्कस नहीं करते। नहीं तो फिर उसके साथ आपको मैंने बताया कि जी की सारी वेरिएशन को टच करना पड़ता है। खैर, आइए डी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने वेव्स के आर्टिकल को स्टार्ट किया था और वेव्स के बारे में मैंने लास्ट टाइम कहा था कि एलएमएस से आप एक लेक्चर देखिएगा जिसके अंदर मैंने वेव्स को कैटेगराइज करना सिखाया है कि वेव्स को कितने हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। तो वेव को बेसिकली 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। मैकेनिकल वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और हमारे पास मैट्री हैं, डिब्रोय वेव्स हैं। तो अगर मैकेनिकल वेव्स की बात की जाए तो मैकेनिकल वेव्स को मज़ीद आगे 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है जी, और शॉक वेव्स। बहुत से बच्चे ये कहते हुए आपको मिलेंगे, बहुत सी जगहों पे ऐसी बात की जाएगी कि शॉक वेव्स प्रोग्रेसिव ही होती हैं। ये बात ठीक है, कुछ टाइप्स होती हैं शॉक वेव्स की जो प्रोग्रेसिव होती हैं, लेकिन अगर जनरल बात की जाए तो शॉक वेव्स कुछ केसेस में प्रोग्रेसिव होती हैं, कुछ केसेस में नहीं होती हैं। तो इसलिए इनको सेपरेट रखा जाता है, इसलिए बात याद रखिएगा। और इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा जी प्रोग्रेसिव वेव्स की अगर आगे मज़ीद टाइप्स को देखा जाए तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स आती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आती हैं, जिनको आप लोगों ने स्टडी कर लिया था। तो मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है साउंड वेव्स, जिन्हें प्रेशर वेव्स भी बोला जाता है, जिन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोला जाता है। तो साउंड जब कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वेव की एक करैक्टरिस्टिक कभी चेंज नहीं होती। आप इस बात को यूँ समझें कि दुनिया की कोई सी भी वेव हो, दुनिया की कोई सी भी वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी कौन सी करैक्टरिस्टिक चेंज नहीं होती, उसका नाम है फ्रीक्वेंसी। वजह, फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट होती है, ठीक है। अगर आप सोर्स बदलेंगे फिर फ्रीक्वेंसी बदलेगी। लेट्स से देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे साउंड के लिए मैं सोर्स हूँ, ठीक है। तो जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स पर यानी मुझ पर डिपेंड करती है। अगर मेरा साउंड एयर से वाटर में चला गया तो उसकी एक चीज़ नहीं चेंज होनी, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। वजह, क्योंकि सोर्स तो वही है, फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट होती है। तो आइए ज़रा इसी बात को समझते हैं। इसी के साथ साथ हल्का फुल्का मैं लाइट का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे दूंगा। तो साउंड वेव्स क्या होती हैं? साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन्हें प्रेशर वेव्स भी बोला जाता है, ठीक है। वेव की एक बेसिक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है और वो इस तरीके से ड्राइव की जाती है कि लेट्स से अगर स्पीड की बात की जाए तो स्पीड होता है जी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर वेव एक लैम्डा के बराबर डिस्टेंस कवर करे तो एक लैम्डा का डिस्टेंस कवर करने के लिए वेव को जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 ओवर टाइम पीरियड इंटू लैम्डा। तो 1 ओवर टाइम पीरियड क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। तो वेव की इक्वेशन बन गई, दिस इज बेसिक और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द वेव, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज द स्पीड ऑफ द वेव, f इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। अब डियर स्टूडेंट्स, आगे चलने से पहले, वैसे तो मैं अभी साउंड वेव्स के ऊपर बात करूंगा, लेकिन आगे चलने से पहले मैं आपको ना एक ज़रा बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ वेव का। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एक वेव ड्रॉ करता हूँ, एक सिंगल वेव ड्रॉ करूँगा, एक सिंगल वेव लेट्स से इस तरीके से हम अज्यूम कर लेते हैं। ये एक सिंगल वेव को मैंने ज्योमेट्रिकली आपके सामने ड्रॉ किया। तो हाईएस्ट पॉइंट, ये इस पॉइंट को क्रस्ट कहते हैं। याद रखें, ये पूरी शेप जो मीन लेवल से ऊपर है इसे क्रस्ट नहीं कहते, रॉन्ग। इस पॉइंट को क्रस्ट कहते हैं और ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसे कहते हैं ट्रफ, ठीक है जी।
वेवलेंथ का क्या मतलब होता है? वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़रा मॉडिफाई कर लीजिए। एक वेव की जो टोटल लेंथ है उसे वेवलेंथ कहते हैं। वेव लेंथ मीन्स वेव की लेंथ, मीन्स एक वेव की लेंथ। तो अगर आप देखें तो ये मैंने आपके सामने एक सिंगल वेव ही ड्रॉ की हुई है, तो ये बेसिकली टोटल डिस्टेंस क्या है? दिस टोटल डिस्टेंस इज़ आवर वेवलेंथ। इस बात को याद रखना है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक सिंगल वेव है और इसकी टोटल लेंथ वेवलेंथ है, और मैं आपको कहता हूँ कि प्यारे बच्चों इस वेवलेंथ को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो मेरे ख्याल से बड़ा आसान है करना, वो टफ़ नहीं है। वो इस तरीके से कि देखें, जब मैं इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा तो एक ये आ जाएगा। 4 बराबर हिस्सों में हमने वेवलेंथ को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अगर 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो फिर मुझे बताएं हर पार्ट की लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये वाली। वेरी गुड, ज़बरदस्त, शाबाश। 7 वाली, ये भी लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ भी क्या हो जाएगी? और ये लेंथ भी क्या हो जाएगी? अब आपको माशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आएगा कि अक्सर एक एमसीक्यू आया होता है कि क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस क्या है। तो अब इसकी क्रैमिंग नहीं करनी, चेक कर लें। या आपको क्रस्ट नज़र आ रहा है या आपको ट्रफ नज़र आ रहा है, मींस मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो चेक कर लें, λ/4 प्लस λ/4। तो क्रस्ट एंड ट्रफ आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ λ/2। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ये क्या निकला है? क्रस्ट से लेके ट्रफ तक का डिस्टेंस। अब एक और चीज़ याद रखनी है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। एक लैम्डा के पास करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो कैपिटल टी होता है। हाफ लैम्डा के पास करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा ये क्या होगा? इट विल बी t/2। वेरी गुड, ज़बरदस्त, शाबाश। इसी तरह अगर मैं कहूँ जी λ/4 के पास करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा ये भी क्या होगा? t/4 होगा। वेरी गुड। अब ये आपने ना 1 to 1 चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है, तो इसे मैं कहता हूँ दिस इज सम सॉर्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ द वेव। ये चीज़ें क्लियर है ना, तो आप आगे प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। खैर, ये मैंने समराइज़ कर दिया जी। एक वेवलेंथ को गुजरने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे कैपिटल टी कहते हैं, टाइम पीरियड। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि अगर वेव डिस्टेंस कवर करे अपनी एक वेवलेंथ के बराबर, तो उसको जो टाइम लगेगा वो कैपिटल टी टाइम पीरियड होगा। तो एक लैम्डा के गुजरने का टाइम कैपिटल टी टाइम पीरियड, हाफ लैम्डा के गुजरने का टाइम t/2, λ/4 गुजरने का टाइम t/4। ठीक, अब एक एक्सप्रेशन है v = f लैम्डा, और आप सब जानते हो कि मैंने अभी एक बात बताई कि जब कभी वेव, कोई सी भी वेव, दुनिया की कोई सी भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहती है? सेम रहती है, फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं आना। विच करेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव विल नॉट चेंज इफ़ द वेव गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर? तो आप कहेंगे जी फ्रिक्वेंसी। वजह क्या है? फ्रिक्वेंसी डिपेंड किस पे करती है? फ्रिक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट है। मैं इसकी ना बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल आपको देता हूँ। कई बच्चों को ना ये बात भी समझ में नहीं आती कि सोर्स डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है। आप लोगों ने कभी अपनी एफएससी में ये बात सुनी हो जी, हमारे पास 2 ट्यूनिंग फोक्स हैं। ये देखें, मैं ऐसे बात करता हूँ, ये मेरे पास एक ट्यूनिंग फोक है। आपको पता है कि ट्यूनिंग फोक को अगर हम किसी हार्ड सरफेस से हिट करें तो इसकी जो प्रॉन्ग्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। तो एक ये ट्यूनिंग फोक है, फ़र्ज़ किया, और एक ये ट्यूनिंग फोक है। ठीक है, अक्सर ट्यूनिंग फोक्स के ऊपर लिखा होता है कि इसको हिट करने से कितनी फ्रिक्वेंसी की वेव पैदा होगी। सपोज कर रहा हूँ, फ़र्ज़ कर लें जी इस ट्यूनिंग फोक के ऊपर लिखा हुआ है 512 हर्ट्ज़, और इस ट्यूनिंग फोक के ऊपर लिखा हुआ है जी 500 हर्ट्ज़। तो अब आप मुझे बता सकते हैं इस बात का मतलब क्या है? इसे मैं कह देता हूँ दिस इज़ ट्यूनिंग फोक ए, दिस इज़ ट्यूनिंग फोक बी। अगर मैंने 500 हर्ट्ज़ की वेव पैदा करनी है तो मुझे ट्यूनिंग फोक ए को यूज़ करना पड़ेगा। इसको मैं हिट करूँगा, इसकी प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करेंगी तो 500 हर्ट्ज़ की वेव पैदा होंगी। यानी अब अगर मैंने फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है तो चेक करो, मैंने ट्यूनिंग फोक चेंज किया, सोर्स चेंज किया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये मतलब होता है सोर्स डिपेंडेंट है। सोर्स बदलोगे फिर फ्रिक्वेंसी बदलेगी। और एक और बड़ी मज़े की बात है, जब तक वेव एक ही मीडियम में
खुद आ रहा, ये बात याद रखिए, उसकी स्पीड नहीं चेंज होती। जब तक एक ही मीडियम में वेव रहेगी तो स्पीड चेंज नहीं होगी। इसका मतलब अगर वेव कहाँ है, सेम मीडियम में है, एयर के अंदर ही है साउंड वेव्स, ठीक है जी, तो सेम मीडियम में स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। स्पीड कब चेंज होनी है, जब मीडियम चेंज हो। अब यहाँ से एक और बात समझ आती है, बात ये समझ आई कि अगर मैं लिखूँ v इज इक्वल टू एफ लेमडा और स्पीड सेम है, मींस स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का रिलेशन क्या होगा, इन्वर्स। आप यूँ समझ लें, ये दो ट्यूनिंग फोक्स हैं, इन दोनों ट्यूनिंग फोक्स को मैंने किसी रिजिड सरफेस से हिट किया, इनकी प्रॉन्ग्स वाइब्रेट की, हवा के अंदर साउंड वेव पैदा हुई। बिलीव मी, इन दो डिफरेंट सोर्सेज जिनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं, इनको हिट करने से जो एयर में साउंड वेव्स पैदा होंगी उनकी स्पीड सेम रहेगी। वजह, क्योंकि दोनों सोर्सेज से पैदा होने वाली साउंड वेव्स एक ही मीडियम में है। तो फिर डिफरेंट क्या होगा, एक ही मीडियम में स्पीड सेम रहेंगी तो डिफरेंट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो आप चेक करें, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोक है उससे जो वेवलेंथ बनेगी वो कम होगी, साउंड की बात कर रहा हूँ, और जो कम फ्रीक्वेंसी का होगा ट्यूनिंग फोक उससे साउंड की जो वेवलेंथ बनेगी वो क्या होगी, ये ज़्यादा होगी। आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था साउंड वेव्स की। साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। तो जहाँ पे मटेरियल मीडियम या पार्टिकल्स की पैकिंग क्लोज है, पार्टिकल्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं, थोड़े टाइम में डिस्टर्बेंस तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है, स्पीड बढ़ जाएगी। इसका मतलब साउंड की स्पीड वहाँ पे ज़्यादा होगी जहाँ मीडियम के पार्टिकल्स क्लोज्ड हैं। मीडियम के पार्टिकल क्लोज कहने का मतलब है उनकी पैकिंग क्लोज है, वो एक दूसरे के करीब हैं, तो डिस्टर्बेंस तेज़ी से ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसी बात को समझना है हम लोगों ने। देखें, अगर साउंड वेव्स मूव कर रही हैं रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, अब मैं साथ ये बता दूं कि मैं रेयरर मीडियम उसको कह रहा हूँ जिसकी डेंसिटी कम है, और डेंसर मीडियम उसको कह रहा हूँ जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब यूँ समझ लें, एयर से साउंड वेव्स किधर गई, वाटर में गई, ठीक है। तो वेव की एक चीज़ क्या रहेगी, सेम फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आना। तो वी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, लेमडा के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो खुद सोचो, साउंड वेव्स की स्पीड कहाँ ज़्यादा होगी, वाटर में ज़्यादा होगी, तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन्स वेवलेंथ विल इंक्रीज, या आप कह सकते हैं वेवलेंथ विल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन स्पीड। अब इसका कन्वर्स भी किया जा सकता है। अगर साउंड वेव्स डेंसर से मूव कर रही हो, रेयरर में आ रही हो, डेंसर मीन्स जिसकी डेंसिटी ज़्यादा, रेयरर मीन्स जिसकी डेंसिटी कम। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा जी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। जब साउंड डेंसर मीडियम में जाता है ना तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, इट मीन्स वेवलेंथ विल इंक्रीज, एंड इंक्रीज इन वेवलेंथ विल रिप्रेजेंट कि प्रोपगेशन साउंड की बड़ी तेज़ हो जाएगी। इज दैट क्लियर, तेज़ हो जाएगी। और जब साउंड रुकेगा, उसकी स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। ये मैंने समझाया। तो फ्रीक्वेंसी फिर क्या रहेगी, सेम, मैं लिखूंगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। जो रेयरर मीडियम है वहाँ पे मटेरियल पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, तो एक पार्टिकल डिस्टर्बेंस जब दूसरे पार्टिकल तक लेके जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम हो जाएगी। तो इसी वजह से स्पीड कम, और स्पीड के कम होने से हमें वेवलेंथ में डिक्रीज नज़र आ रहा होगा। ये दो चीज़ें। अब लाइट का बिहेवियर बड़ा सिंपल है। वैसे तो लाइट का पढ़ना हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट याद रखें, ट्रांसफर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे कंसिस्ट करती हैं, ठीक है। और लाइट की स्पीड अगर बतानी ना किसी मीडियम में, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C होता है, C होता है, बेवकूफो, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये C/V के बराबर होता है।
सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो सी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगा। इसे यूजुअली कहा जाता है स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वी। तो लाइट की स्पीड देखने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा डेंसर, उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, लाइटर, रेयरर, स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब कि साउंड से ऑपोजिट है इसका, साउंड से ऑपोजिट बिहेवियर है इसका। अब एक और चीज़ आपने सीखी जी। कैसे होगी चेंज, आप बताएं। वेवलेंथ कम हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, यानी आपने रिलेशन इनवर्स ले लिया ना। तो जब इन दोनों का इनवर्स रिलेशन लोगे तो इसको कांस्टेंट नहीं रखना, फिर मैंने अभी बोला मीडियम चेंज होगी तो एक चीज़ नहीं बदली, फ्रीक्वेंसी नहीं बदल सकती। फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड इज जनरेटिंग और प्रोपगेटिंग। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, वेव कंप्रेस होती हैं, एक्सपैंड होती है, फ्रीक्वेंसी वही रहती है। एक सेकंड में जो ऑसिलेशंस है वो वही रहती हैं, क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है ना। तो ये यही मसला है कि हम इन दोनों का रिलेशन इनवर्स बना देते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 3 वेरिएबल्स इकट्ठे चेंज हो जाएं? 2 में रिलेशन बना रहे हो तो एक को कांस्टेंट होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले समझाया कि अगर वेव एक ही मीडियम में रहती है ना, फिर उसकी स्पीड सेम होगी। इस स्टूडियो में एयर है, उस एयर का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ठीक है जी, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर है, और यहाँ पे मौजूद एयर की एक पर्टिकुलर डेंसिटी है। मैंने 2 ट्यूनिंग फोक पकड़े, दोनों को मैंने स्ट्राइक किया ज़ोर से, और मैंने यहाँ पे दोनों ट्यूनिंग फोक्स को रखा। उन दोनों की वजह से जो साउंड वेव पैदा होगी उसकी स्पीड सेम होगी। आगे चल के आप पढ़ोगे फैक्टर्स इफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर। इस कमरे के अंदर सारे फैक्टर्स एक जैसे हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी एक जैसी होगी। चेंज क्या करेगी? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को तब बदलोगे जब वेव एक ही मीडियम में है। जब मीडियम बदल जाता है ना, फिर सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तब स्पीड बदलती है, और स्पीड के बदलने का अंदाजा वेवलेंथ के चेंज होने से लगाया जाता है। ठीक है। तो जब कभी इसको इनवर्सली रिलेटेड करना है ना, दोनों का रिलेशन इनवर्स लेना है, फिर याद रखना है स्पीड सेम है। और इसका क्या मतलब है कि आप कहाँ पे हैं? एक ही मीडियम के अंदर है। अभी मैंने एक वेव आपके सामने ड्रॉ की, भाई उस मीडियम में तो हो गई है, लेकिन जिस मीडियम से आप आए हो वहां और यहां स्पीड में क्या डिफरेंस है, ये एक्चुअली इस बात को डिस्कस किया जा रहा है। वो चाहे 10 साल के लिए अब साउंड उसी मीडियम में रहे, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। मैंने कंपैरिजन ये करना है कि एयर में साउंड की स्पीड कितनी थी, ठीक है, वेवलेंथ कितनी थी, और जब वाटर में गया वही साउंड तो वहां पे उसकी स्पीड और वेवलेंथ में क्या चेंज आया। ये उसके लिए हम कर रहे हैं, ये वी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। समझ आई बात? ओके। अच्छा, ये एक वेव आपके सामने, अक्सर 2 बातें की जाती हैं, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। मैं एक चीज समझाता हूं, आप इस बात को यूं समझें, लेट से यहां पे एक पॉइंट है वेरी सॉरी यहां पे एक पॉइंट है और यहां पे एक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो एंगल्स का डिफरेंस है उसे फेज डिफरेंस कहते हैं। अगर आप एंगल यहां पे लिखें तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि लेट से अगर ये वाला पॉइंट, मैं इनको ज़रा थोड़ा सा लेबल कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये देखें, यहाँ पे क्या आ जाएगा एंगल, 0 डिग्री, या रेडियन में भी बात कर सकते हैं, ये 0 डिग्री आ जाएगा। ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये वाला एंगल क्या आएगा, 180 डिग्रीज। ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, 270 डिग्रीज। ये वाला एंगल बन जाएगा 360 डिग्रीज। और ये वाला एंगल क्या होगा बताइए, यहाँ तक 360 है, इसमें 90 और ऐड कर दें, 450, यही होगा ना। तो एक वेव के ऊपर 2 पॉइंट्स मौजूद हैं,
तो सिखाने वाली बात यह है, एक वेव के ऊपर मौजूद दो पॉइंट्स के दरमियान जो एंगल्स का डिफरेंस है उसे फेज डिफरेंस कहते हैं। याद रखें, फेज डिफरेंस क्या है? एंगल्स का डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस क्या है? पाथ डिफरेंस बेसिकली एक वेव के ऊपर मौजूद दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ का डिफरेंस है, या डिफरेंस इन मीटर्स। मतलब अगर किसी रेफरेंस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट का भी डिस्टेंस दिया हो और इस पॉइंट का भी डिस्टेंस दिया हो तो पाथ डिफरेंस, या यूं समझ लें आप वेवलेंथ की टर्म्स में बात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी बात कर लें। ये एक वेव है, ये यहां तक फर्ज किया 3 लैम्डा कवर करके आती है। दूसरी वेव है वो यहां तक जी 4 लैम्डा कवर करके आती है। तो अब दोनों वेव्स के कवर्ड डिस्टेंसेस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ के डिफरेंस को क्या बोला जाएगा? पाथ डिफरेंस बोला जाएगा। बच्चों बात समझ आई है कि नहीं? दो बातें सिखा रहा हूं, अभी मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, बात समझ में भी आएगी। एक वेव के ऊपर मौजूद दो पॉइंट्स के एंगल्स के डिफरेंस को फेज डिफरेंस कहते हैं। एक ही वेव के ऊपर मौजूद दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं, या दो पॉइंट्स के किसी रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंसेस के डिफरेंस को क्या बोला जाएगा? पाथ डिफरेंस बोला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कह देता हूं, सुनिएगा जरा, कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर, तो ये एक्चुअली क्या है? पाथ डिफरेंस ही तो है। समझ गए? आइए जरा हमसे को डिस्कस करते हैं। क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को जस्टिफाई करता है? तो ये याद रखिएगा, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा एक्स ओवर लैम्डा, ये रिलेशन है। डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस, लैम्डा इज द वेवलेंथ। एक और एमसीक्यू याद रखना है, द रेशो ऑफ फेज डिफरेंस टू पाथ डिफरेंस इज 2 पाई ओवर लैम्डा। और कई बुक्स में इसको वेव नंबर भी बोला जाता है, इसको के भी कहते हैं। के मीन्स वेव नंबर। हमारा जो सिलेबस है वो इस चीज़ को डील नहीं करता, उसका कंसर्न इस चीज़ से नहीं है, लेकिन वैसे एक एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ कि इस चीज़ को वेव नंबर कहते हैं। कि एमसीक्यू की बात कर रहा था। अब एमसीक्यू जी अगर आपको इस तरीके से पूछा जाए कि एक वेव है, उसकी स्पीड है 340 मीटर्स पर सेकेंड, और उस वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो है जी 500 हर्ट्ज़, और पूछा ये जा रहा है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ टू, ये मैं सारी स्टेटमेंट इस वजह से लिख रहा हूं ताकि आप क्लियर हो, बिटवीन द मोशन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द वेव 0.17 मीटर अपार्ट। बोलो अब पता चला कुछ? क्या कहना चाहता है वो इस एमसीक्यू के अंदर? जी कौन बताएगा? एक वेव है, उसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं। जाहिर सी बात है वेव के ऊपर मौजूद दो पॉइंट्स ऑसिलेट कर रहे होंगे, ऊपर नीचे हो रहे होंगे, मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो कहता है एक वेव है, उसकी स्पीड 340 है, फ्रीक्वेंसी 500 है, उस वेव के ऊपर दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस 0.17 मीटर है, तो उनकी मोशन के दरमियान फेज डिफरेंस बताएं। व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द वेव 0.17 मीटर अपार्ट। तो ये बेसिकली अब ये वाला रिलेशन आप लगाएंगे। आइए ज़रा सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे इस रिलेशन से तो ये देखें 2 पाई एज इट इज रहेगा, ठीक है। डेल्टा एक्स ये है जी 0.17 मीटर, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 17/100, डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 17/100। प्रॉब्लम ये है मुझे लैम्डा गिवन नहीं है, तो कोई मसला नहीं, हम ये जानते हैं वी किसके बराबर होता है एफ लैम्डा के। यहाँ से लैम्डा अलग नहीं निकालनी, लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ बनेगा, ये ऑलरेडी वहाँ पे पुट कर दो, आसान हो जाएगा। तो लैम्डा की जगह आ जाएगा वी, यानी वी नीचे रह जाएगा, एफ ऊपर चला जाएगा। तो वी कितना है 340 और फ्रीक्वेंसी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात समझ आई है?
तो अब बताएं ज़रा क्या आएगा। 2 ज़ीरोज़ को 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल कर दें, ठीक है जी। क्या आया, डेल्टा फाई पाई बाय 2 और यूनिट्स हैं प्रॉपर रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। ये आपके पास यूनिट्स आ गए इसके। आइडिया हुआ कुछ। अब एक ही वेव के ऊपर मौजूद ऐसे पॉइंट्स जिनकी मोशन आपस में सिंक्रोनाइज्ड है, जो इन फेज हैं, जो एक तरह की मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी, एक ही वक्त में ऊपर नीचे, ठीक है जी, और कुछ आउट ऑफ फेज हैं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये आपकी बुक की सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू आप कह सकते हैं। तो एक ही वेव के ऊपर मौजूद वो पॉइंट्स जो इन फेज होते हैं, उनका पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, मींस द पॉइंट्स सेपरेटेड ऑन द वेव बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड अप टू सो ऑन आर नोन एज इन फेज। और जो पॉइंट्स आउट ऑफ फेज होते हैं, आउट ऑफ फेज, एक ही वेव के ऊपर मौजूद ऐसे पॉइंट्स जो आउट ऑफ फेज हैं, जिनकी मोशन सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। गौर से देखिएगा, पहले मैं लिखूंगा हाफ वेवलेंथ, फिर मैं क्या लिखूंगा, हाफ वेवलेंथ, फिर मैं क्या लिखूंगा, हाफ वेवलेंथ, फिर मैं क्या लिखूंगा, हाफ वेवलेंथ। ओड इंटीग्रल मल्टीपल्स 1, 3, 5, 7 अप टू सॉन। तो ये एमसीक्यू में अगर पूछा जाए तो ये बता दीजिएगा। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। स्पीड ऑफ साउंड जी, जी अच्छा, मैकेनिकल वेव्स के अंदर भी टाइप्स आ जाती हैं ना, इसको आप इस तरह जनरलाइज ना करो। मैंने साउंड वेव्स के लिए बात की है, मैकेनिकल वेव्स तो ट्रांसफर्स भी होती हैं ना, ट्रांसफर वेव्स, ठीक है ना। हाँ ठीक है, वो फेज डिफरेंस का वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, वैसे ये चीज़ ऐसे ही है, ठीक है, सही है, वो फेज डिफरेंस से फ़र्क पड़ता है। वो आगे चल के ना आपको पढ़ाऊंगा मैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, उसमें फ़र्क है। उसमें लॉन्गिट्यूडनल का और केस है, उसमें रिफ्लेक्शन होनी है ना, रेयरर से डेंसर पे गए, डेंसर से टकरा के वापस आ गए, तो फेज चेंज क्या होगा, फेज डिफरेंस जिसे कहते हैं कि एंगल में कितना चेंज आएगा, जैसे क्रस्ट गया तो ट्रफ आएगा, ये वो रिफ्लेक्शन में पढ़ाऊंगा आगे। बात समझ आ गई है ना, उस सेंस में नहीं देखना भी अभी रिफ्लेक्शन को पढ़ना है, ये हम स्पीड को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड जब किसी मीडियम से पास करता है तो साउंड की जो स्पीड है वो कितनी चीज़ों पे डिपेंड करती है, बता सकते हैं। नंबर 1, एक चीज़ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ ई इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, इन दो चीज़ों पे साउंड की स्पीड डिपेंड करती है। ओके हो गया। और अगर मैं सिंबल्स की मदद से इसको लिखूं, सिंबल्स की मदद से, तो कैसे लिखा जा सकता है इसको, इसको यूं लिखा जा सकता है, ई ओवर रो। अब एक बात कान खोल के सुन लें, साउंड की स्पीड अकेली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड नहीं करती, साउंड की स्पीड अकेली डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, रेशो पे डिपेंड करती है। ये बात बड़ी अहम है। बच्चे यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क इसलिए कर लेते हैं, वो कहते हैं जी ई सेम कर दें, वी और डेंसिटी का इन्वर्सलेशन। भाई नहीं, रेशो पे डिपेंड करती है, दोनों पे एट द सेम टाइम जो साउंड है उसकी स्पीड डिपेंड करती है। तो ई ओवर रो रेशो से देखेंगे। अब यहाँ पे ना मैं एक बड़ी मजेदार चीज बताया करता हूँ, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी तरह का होता है, 3 तरह का होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और, हाँ जी, मैंने यहाँ पे देखना है जी ये कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, यंग्स है, बल्क है, शेयर है। तो सबसे पहले यंग्स मॉडुलस आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे, F इंटू एल ए इंटू डेल्टा एल। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा,
मैं ये कह सकता हूं यंग्स मॉडुलस इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन लेंथ। लिक्विड की लेंथ चेंज कर सकते हो? गैस की लेंथ चेंज कर सकते हो? इसका मतलब यंग्स मॉडुलस को लिक्विड्स और गैसेस के लिए नहीं डिफाइन किया जा सकता। क्या ख्याल है? या उन मटेरियल्स का यंग्स और बल्क मॉडुलस नहीं होता? क्लियर है? या उनका यंग्स मॉडुलस डिस्कस नहीं किया जाता? अब अगर इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की जगह यंग्स मॉडुलस होता तो हम तो सिर्फ सॉलिड्स में साउंड की स्पीड पढ़ते, क्योंकि लेंथ में चेंज आना है सॉलिड के। तो यंग्स मॉडुलस इज ओनली फॉर सॉलिड मटेरियल्स। कुछ समझ में आई बात कि पहले वाली भी चली गई है? shear modulus या modulus of rigidity F into A into delta A. Delta A is the angular change in length. Length एक एंगल पे चली जाती है। अगर आपको याद हो सेकेंड ईयर FSC फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, तो shear modulus या modulus of rigidity is associated with the angular change in length. लिक्विड्स की लेंथ में एंगुलर चेंज आ सकता है या गैसेस की लेंथ में एंगुलर चेंज आ सकता है। पता ये लगा भाई यंग्स एंड shear मॉडुलस ये दोनों सॉलिड मटेरियल्स के लिए। और अगर यहाँ पे यंग्स मॉडुलस हो या shear मॉडुलस हो तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ साउंड सिर्फ सॉलिड में डिस्कस हो रही है। भाई हम तो जनरल बात करना चाहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पता लगा यहाँ पे ना यंग्स मॉडुलस है ना shear मॉडुलस है। अब चलते हैं बल्क मॉडुलस की तरफ। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस होता है F इंटू वी A इंटू डेल्टा वी। आप लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। याद आया? तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज एसोसिएटेड विद चेंज इन वॉल्यूम। अब जिस मीडियम के वॉल्यूम में सबसे कम चेंज आएगा उसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। बताओ, अगर आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो सबसे कम, बाय कीपिंग ऑल अदर फैक्टर सेम, सबसे कम वॉल्यूम में चेंज किसके आएगा? क्या बात है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड्स इज ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस ऑफ गैसेस के लिक्विड्स। हाँ, शाबाश वेरी गुड। और उसके बाद चलो यहाँ पे लिक्विड्स आ गया और लास्ट में तो यहां पे आएगा गैसेस। चलें, ये बात भी समझ आ गई। अब कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। जागो, पूरा लिख रहा हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। अब मैंने ऊपर आपको बल्क मॉडुलस का सारा रिलेशन बना के दिया है। खुद सोचो, जिस मटेरियल का बल्क मॉडुलस सबसे ज्यादा है दे आर लेस कंप्रेसिबल। और सही बात है, सॉलिड्स आर लेस कंप्रेसिबल। और जिसका बल्क मॉडुलस सबसे कम है दे आर मोर कंप्रेसिबल, गैसेस। इट मीन्स ई, समझ आ गया कि दिस ई इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइम मेरा लग गया है लेकिन मैंने आपको चीज क्लियर कर दी है कि दिस इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब ये कहना चाहिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी की रेशो सबसे ज्यादा सॉलिड्स के लिए होती है। इसी वजह से साउंड की स्पीड सॉलिड्स में ज्यादा होती है। चेक कर लो, ये रेशो सबसे बड़ी क्यों है? क्योंकि जो सॉलिड है उसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है। न्यूमरेटर में सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो रेशो का आंसर भी सबसे बड़ा होगा। एग्री? ई ओवर रो यहां पे आ जाएगा जी लिक्विड्स, और एंड पे क्या लिखेंगे? ई ओवर रो ऑफ गैसेस।
तो ये जो रेशो है ई ओवर रो विद अंडर रूट, मैंने यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगाया, जाहिर सी बात है बड़ी वैल्यू का अंडर रूट लूंगा आंसर भी बड़ा आएगा, छोटी वैल्यू का अंडर रूट लूंगा आंसर भी छोटा आएगा। मुझे पता है यहाँ पे अंडर रूट आना चाहिए, लेकिन आपको पता है मैंने वर्बली बता दिया। तो अब डायरेक्ट मैं लिखता हूँ स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। दो बंदे थे, न्यूटन, लैप्लास, क्या कर रहे थे? ये पता लगाना चाहते थे कि साउंड जब किसी मीडियम से पास करता है तो किस प्रोसेस को फॉलो करता है, किस प्रोसेस को ओबे करता है। तो न्यूटन ने क्या अज्यूम कर लिया था? न्यूटन ने यह अज्यूम कर लिया था कि जब साउंड किसी मीडियम से पास करता है तो उस मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो न्यूटन ने यह माना कि साउंड आइसोथर्मल प्रोसेस को ओबे करते हुए जाता है, और इसी वजह से न्यूटन ने जो कैलकुलेशन की, न्यूटन्स फॉर्मूला या न्यूटन्स की जो कैलकुलेशन थी, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। बात समझ आ रही है? ये सारा आपका इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बेस्ड टॉपिक है और इसको आपने इसी तरह से करना है। न्यूटन ने क्या अज्यूम किया था बताओ जल्दी से, कि साउंड किस प्रोसेस को ओबे या फॉलो करता है व्हाइल पासिंग थ्रू एनी मीडियम? तो आइसोथर्मल प्रोसेस मींस बॉयल्स लॉ के वेरीफाई होने की कंडीशन है। बात समझ गए ना? आइसोथर्मल प्रोसेस मीन बॉयल्स लॉ के वेरीफाई होने की कंडीशन। खैर सीधी बात करता हूं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ये मान लिया न्यूटन ने, टेम्परेचर का चेंज 0 है और प्रोडक्ट पीवी के कांस्टेंट रहेगा, ये न्यूटन ने मान लिया था। और इसी वजह से न्यूटन ने एयर का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अंडर आइसोथर्मल कंडीशन निकाला, जो बड़ी सी डेरिवेशन है आपकी बुक में। तो उसने क्या किया, उसने फॉर्मूला लगाया ई ओवर रो, ई के साथ लिखूंगा आई। क्यों लिखा है ई के साथ आई? बिकॉज दिस इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एयर अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। और उसने जो अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस जो बल्क मॉडुलस निकाला था वो प्रेशर पी के बराबर था। नीचे डेंसिटी किसकी है मैंने खुद लिख दिया एयर, क्योंकि अब मैं एक काम करने जा रहा हूं। मैं ऊपर वाले प्रेशर की जगह लिखूंगा रो जी एच, और उसमें जो रो डेंसिटी है वो मरकरी कॉलम वाली, याद करें। तो कई बच्चे बस कहते हैं ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, बस कैंसिल कर दें तो बड़ी माजरत के साथ। वो मरकरी कॉलम वाली डेंसिटी, मरकरी ये एयर की है। खैर इसको सॉल्व करें तो 101,325 यही आता है। ऊपर 101,325 आ जाएगा ना प्रेशर की जगह। मुझे लगता है आपने ये भी नहीं पढ़ा, चलो मैं बता देता हूँ। ये लो, प्रेशर आ जाएगा 101,325 पास्कल या न्यूटन पर, और डेंसिटी ऑफ एयर 1.29। तो स्पीड कितनी आई? अप्रॉक्सीमेटली 280। और इसमें एरर कितना है? 16%। हाँ जी, तो परसेंटेज एरर इन द वैल्यू कैलकुलेटेड बाय न्यूटन कितना एरर है? 16% का। थोड़ा सा रेस करना है मैंने स्टार्टिंग से, अगर आपकी इजाजत हो कर दूं जी। ओके फाइन, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स ओनली। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आपसे बात कर रहा था कि ये एरर है न्यूटन्स फार्मूला से जो हमने कैलकुलेट की स्पीड ऑफ साउंड, इसमें एरर है जी 16% का। ये एरर निकलता कैसे, ये बड़ी अहम बात है। देखें ये एरर इस तरह से निकलता है, एक्चुअल वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे 332, एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। बस MD-CAT में आके ना बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा वीक हो जाता है, वरना बिलीव में आपके परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के सवाल इससे भी सॉल्व हो जाते हैं। बच्चे हम करना नहीं चाहते इससे, वो कहते नहीं इससे भी आसान तरीका बताएं। आपने परसेंटेज एरर निकालना हो ना तो आप ये बड़ी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअल वर्क ऑब्जर्व्ड वर्क डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्क, एक्चुअल पार माइनस ऑब्जर्व्ड पार डिवाइडेड बाय एक्चुअल पार। देखो कितनी ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं। तो इस तरह से ये निकला है 16%, ये मैंने आपको बता दिया। अब करेक्ट किसने किया था?
बोलो। हाँ, लैप्लेस करेक्शन। तो इसने करेक्ट पता कैसे किया, इसने एक ही बात बताई, इसने कहा कि न्यूटन साहब आपने जो ये बोला है ना कि साउंड आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करता है, कहता है ये रॉन्ग है। कहता है क्योंकि जो साउंड होता है ना, साउंड कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस पे कंसिस्ट करता है। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इतने रैपिडली अकर कर रहे होते हैं कि कंप्रेशन के ड्यूरिंग पैदा होने वाली हीट को मौका ही नहीं मिलता कि वो साथ वाले कूलर रीजन्स पे जाएं। ये मैं क्या कहने जा रहा हूँ या क्या कह रहा हूँ, इस बात को ज़रा देखिए। फॉर एग्जाम्पल ये कंप्रेशंस हैं, दीज आर द कंप्रेशंस, और ये रेयरफैक्शन है। फिर आगे कंप्रेशंस, फिर रेयरफैक्शन, फिर आगे क्या आ जाएगा, कंप्रेशन। साउंड बेसिकली इस तरीके से ट्रैवल करता है, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन। तो लैप्लेस ने आगे बताया कि ड्यूरिंग कंप्रेशन जब हीट पैदा होती है ना, उस हीट को नेबरिंग कूलर रीजन्स में फ्लो करने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि ये बड़ा रैपिड प्रोसेस हो रहा होता है। तो सच ए प्रोसेस जहाँ पे हीट को टाइम ही ना मिले और ये ना बाहर जा सके, ना बाहर से कोई हीट अंदर आ सके, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बात समझ आ गई। लैप्लेस ने क्या बताया कि साउंड किस प्रोसेस को फॉलो करता है व्हाइल पासिंग थ्रू एनी मीडियम, एडियाबैटिक प्रोसेस। एयर का टेम्परेचर लाजमी चेंज होता है, लेकिन टेम्परेचर के चेंज की वजह से जो हीट है ना, उसको फ्लो करने का मौका ही नहीं मिलता। वजह रैपिड अकरेंस, रैपिड अकरेंस। अब इसने क्या किया, इसने कहा कि एयर का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, बाकी चीज़ वही है, और डिनोमिनेटर में डेंसिटी ऑफ एयर है। तो ये होता है गामा पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। गामा हीट से रिलेटेड कांस्टेंट है ना, हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में। गामा Cp over Cv, molar specific heat at constant pressure to that of molar specific heat at constant volume। गामा इस चीज़ की रेशो है, और आपको पता है कि डिफरेंट गैसेस के लिए गामा डिफरेंट होता है। अभी इसकी भी बात करता हूँ। खैर, इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ, अंडर रूट गामा इंटू अंडर रूट पी ओवर रो, और ये एयर है। इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, चेक करो ज़रा, बताइएगा क्या इसकी वैल्यू है हमारे पास। 280 वो लिखी हुई है। अब एयर क्या है, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक, क्या है? माशाल्लाह। एयर में बाय परसेंटेज बाय वॉल्यूम दो ही गैसेस हैं ज़्यादातर। 71% नाइट्रोजन है N2, और 21% के करीब कौन, ऑक्सीजन। अब बताओ। और भाई कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा परसेंटेज में नहीं है, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। एटमॉस्फेयर उठाओ अपना, एयर में देखो, आप केमिस्ट्री में पढ़ते नहीं, 71% के करीब नाइट्रोजन और 21% के करीब ऑक्सीजन है, और बाकी जो बड़ी माइन्यूट क्वांटिटी रह जाती है उसमें बाकी है। तो डायटॉमिक हुई ना। अब रट्टा लगा हुआ है आपका, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताने लगा हूँ, मे बी आज आप पहली दफ़ा नोट करें। इसको कभी सॉल्व किया है? हम कह देते हैं कि जो मोनोटॉमिक गैस है ना, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोनोटॉमिक गैस, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, एक सिंगल एटम पे मोनोटॉमिक, उसका गामा होता है 1.67। डाइटॉमिक H2N2Cl2, तो जो डाइटॉमिक होती है उसका गामा होता है 1.40। ये आपकी बुक में वैल्यूज लिखी हुई हैं। और जो पॉलीटॉमिक होती हैं NH3CO2 SO2 N2O, इसका 1.29। ये गामा की वैल्यूज भी याद रखें। इसको कभी मल्टीप्लाई किया? आप चुप कर गए, आवाज नहीं आ रही आपकी।
नहीं आता, अभी कैलकुलेट करो, जल्दी करो, नहीं आएगा 333। मैं इधर ही खड़ा हूं, करो अभी कैलकुलेट, अंडर रूट 1.4 करो मल्टीप्लाइड बाय 280 करो, आता है? बस पंजाब वालों एक मसला नोट कर लें, ये जो गामा की वैल्यूज़ है ना, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाली जाती है। मे भी किसी को ये बात समझ आई हो। हमारी बुक में डायटोमिक की गामा की वैल्यू 1.40 दी है, ये एक्चुअली 1.40 नहीं है, ये 1.41 होती है। अब मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करेंगे ना, फिर ये बनता है। बस एक ये चीज़ बतानी थी मैंने, ठीक है जी। एडियाबैटिक प्रोसेस में याद रखिएगा P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा होता है। क्लियर? और जो स्पीड ऑफ साउंड है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड चेंज नहीं होती। वजह सुन लें, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। गौर से देखो, जितने टाइम्स प्रेशर बढ़ाओगे उतने टाइम्स डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। और आज के बाद जो आप लोगों ने एक्सप्रेशन यूज़ करना है वो ये है, गामा पी ओवर रो। तो प्रेशर को अगर डबल किया है तो डेंसिटी भी डबल हो जाएगी, 2 से कैंसिल होगा और स्पीड ऑफ साउंड विल रिमेन द सेम। तो अगर एमसीक्यू आ जाए द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एट 1 ATM टू 2 ATM, तो स्पीड तो सेम रहती है 1:1। तो प्रेशर की वेरिएशन से साउंड की स्पीड में फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ आ गई? नेक्स्ट लेक्चर में इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।